हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग क्रैश कोर्स 12th के लिए स्पेशल 12th के लिए देख रहे हैं, जिसमें आपका है ना सीबीएसई की बात करें या किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करें, सभी का सभी क्या होगा आपका है ना सिलेबस एक है और इसीलिए आपका सेम ही सब कुछ होने वाला है। और इसे आप कह सकते हैं स्पेशल कोर्स या कह सकते हैं आप शॉर्ट कोर्स, जो कि बहुत कम ही समय में अभी से लेकर के आपको है ना मात्र 75 डेज में आपको 12th में बेहतर मार्क्स दिलाने वाला है। बेहतर का मतलब कह सकते हैं कि 90 है ना प्लस मार्क्स आपको मिलने वाला है ना। बिल्कुल आसान है इसे तैयार करना, बिल्कुल सिंपल है जिसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। बेटा हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पर हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल काइनेटिक्स में आप केमिकल के काइनेटिक नेचर को डिफाइन करने जा रहे हैं। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक मीन्स क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट मतलब केमिकल मूवमेंट का मतलब होता है कि रिएक्शन होना, है ना। रिएक्शन होना और उसके स्पीड के कंडीशन को बताना, ये सभी क्या है? केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग बेटा, डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें हम लोग, तो केमिकल रिएक्शन बेटा आपका थ्री टाइप्स का होने वाला है। केमिकल रिएक्शन आपका थ्री टाइप्स का होने वाला है। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, और वेरी स्लो रिएक्शन। और ये हो गया आपका लास्ट, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होगा? जो बहुत ही छोटे समय में कंप्लीट हो जाता हो। मीन्स 10 टू द पावर -14 से 10 टू द पावर -16 सेकेंड में कंप्लीट हो जा रहा हो। मीन्स आप जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या टाइमिंग, टाइम क्या कंज्यूम होने वाला है? 10 टू द पावर -14 सेकेंड। मीन्स बहुत ही छोटे टाइम में हो जाता है। और आपका प्रोडक्ट देता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर ये क्या है बेटा? आपको वेरी फास्ट रिएक्शन है। और हम लोग इसका है ना बाद में बात कर लेते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे तो वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होने वाला है कि आपका ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना, क्यूबिक्स, क्यूबिक्स, क्यूबिक्स में रिएक्शन करता है और बना लेता है आपका वाटर मॉलिक्यूल, है ना। क्या बन जाता है? वाटर मॉलिक्यूल। बेटा ये क्या है? क्यूबिक्स में ये 10 टू द पावर -14 सेकेंड क्या है बेटा? बहुत छोटा, जिसे देखना असंभव है ना, इसे रिजॉल्व करना असंभव है। इसलिए ये आपका वेरी फास्ट हो गया। और ये क्या हुआ? फ्यूबिक्स। मीन्स आप क्या कोई रिएक्शन को 2 वीक, 2 सप्ताह बैठकर देख पाएंगे लगातार? संभव नहीं। इसलिए ये क्या है? वेरी स्लो है। और मॉडरेट रिएक्शन की बात करेंगे तो मॉडरेट रिएक्शन आपका क्या होने वाला है? फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स में कंप्लीट होने वाला है ना।
फ्यू मिनट और फ्यू सेकेंड्स में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, मॉडरेट रिएक्शन। जैसे आप अल्डिहाइड को सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं हीट के उपस्थिति में, तो ये आपका 5 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर प्रिसिपिटेट हो जाता है, सिल्वर प्रिसिपिटेट हो जाता है। ये रिएक्शन को हम लोग बिल्कुल रिजॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, मीन्स इमेजिन कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, 5 मिनट्स में हो रहा है, मीन्स है ना एक डेफिनिट टाइम में हो रहा है ना। क्या कह सकते हैं कि वह केमिकल रिएक्शन जो डेफिनिट टाइम में कंप्लीट हो जाए, है ना, जिसे हम लोग फ्यू सेकेंड और फ्यू मिनट्स में कंप्लीट कर लें, तो वो क्या है, आपका मॉडरेट रिएक्शन है। जैसे आप और देख सकते हैं H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है, H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है हीट में और बनता है वाटर मॉलिक्यूल प्लस O2, है ना। ये भी क्या है आपका, मान के रखें 45 सेकेंड्स में हो जाता है, 45 सेकेंड्स में हो जाता है। मीन्स ये भी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है, इसे भी हम लोग क्या है समझ सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम रिएक्शन क्या होता है, मॉडरेट होता है ना। मैक्सिमम रिएक्शन आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। मैक्सिमम रिएक्शन क्या होता है, मॉडरेट होता है बेटा। यहाँ पर वेरी फास्ट वेरी स्लो रिएक्शन आपका क्या है, कुछ ही रिएक्शन है जो वेरी स्लो है और कुछ ही रिएक्शन है जो वेरी फास्ट है। तो इस तरह से आपका ये केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब बेटा स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट कहने का मतलब क्या हुआ, स्पीड हुआ, है ना। स्पीड नहीं बता सकेंगे, है ना। वेरी फास्ट है ये, इसे हम लोग नहीं समझ पाएंगे, और ये वेरी स्लो है, इसका भी स्पीड हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये मॉडरेट है, हम लोग इसके स्पीड को देख पाएंगे, है ना। जैसे अगर कोई गाड़ी रोड पर चल रहा हो वेरी फास्ट, है ना, 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अचानक गुजर गया, है ना, अचानक आया और गुजर गया, क्या हुआ आप देख ही नहीं पाए कब निकल गया, तो उसका स्पीड आप डिटरमाइन नहीं कर पाते। वही नॉर्मल स्पीड है ना, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से या 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकले, तो आप देख सकते हैं कि वो जा रहा है, मीन्स उसके स्पीड को आप, है ना, इमेजिन कर सकते हैं इस तरह से। इसका आप रेट नहीं बता सकते, इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मॉडरेट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन आप बताने वाले हैं। तो इस तरह से ये आपका 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो बेटा ये क्लियर हो गया बात यहाँ पर। चलिए तो बात आगे बढ़ाएं और देखें, यहाँ पर एक नोट बनाकर हम लोग लिख लें।
ये सभी है ना आपके लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसे हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा, है ना, स्पीड ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं ना। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कह सकते हैं आप, स्पीड ऑफ रिएक्शन। और स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा गया है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ लिखा गया है ओनली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन, है ना। मॉडरेट रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अगली बात क्या कहा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या कहा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन में क्या यूज होता है बेटा, एक्टिव मास। एक्टिव मास किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन को कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मींस कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना इंटरवल ऑफ टाइम में प्रोडक्ट में बदल जाता है ना। क्या कहा जा रहा है कि है ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में प्रोडक्ट में बदल जाता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या यूज करेंगे बेटा, मोलरिटी, मोल पर लीटर। और टाइम क्या यूज करेंगे आप, टाइम सेकेंड में, मिनट में, जो यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसका यूनिट लिखना चाहते हैं, इसका यूनिट लिखना चाहते हैं तो क्या होगा यूनिट, इसका यूनिट आप लिख रहे हैं तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। आप यहाँ पर टाइम जो यूज करेंगे और इस तरह से ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन और है ना स्पीड ऑफ रिएक्शन। बेटा ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप अपने गाड़ी को चलाते हैं और उसके स्पीड को देखते हैं तो वो स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, इंटरवल, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। जो आप दूरी तय कर रहे हैं वो इंटरवल ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में उसी के रेशियो को क्या डिफाइन कर देते हैं, स्पीड। और वही बात यहाँ है, यहाँ रिएक्शन का स्पीड है और वहाँ आपकी गाड़ी का स्पीड है, बस इतना ही फर्क है और कुछ है ही नहीं, है ना, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखिए तो बात को आगे बढ़ाया जाए और देखें तो अगला बात क्या है। मीन्स ये बात आपको माइंड में सेट कर लेना है कि वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो फिर किसका डिटरमाइन कर सकते हैं, तो मॉडरेट रिएक्शन का, केवल मॉडरेट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन या
है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहने वाले हैं, तो कहिएगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट का अमाउंट इंटरवल ऑफ टाइम में प्रोडक्ट में बदल जाता है तो उसे कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन क्या यूज करेंगे, मोलरिटी, मोलरिटी का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। और टाइम क्या हो जाएगा, इनवर्स, टाइम सेकेंड में यूज करें, है ना, घंटा में यूज करें, मीन्स मिनट में यूज करें, जैसा आपका जरूरत हो वैसा यूज करेंगे। और इस तरह से ये आपका हो गया। देखिए तो अगली बात करें हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा यहाँ टू टाइप्स का है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, टू टाइप्स का है। और वो है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर आप कह सकते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और या तो यहाँ एक और बात कर लें तब हम लोग बात को आगे बढ़ाएं। एक और बात आपको बता दें, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या लिखे हैं आप, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसे आप डिनोट कर सकते हैं डेल्टा एक्स से बाई डेल्टा टी, है ना, ये आप डिनोट किए। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रिएक्टेंट के लिए बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, और रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट के लिए बात करेंगे, रेट को हम लोग क्या डिनोट करेंगे यहाँ, स्मॉल आर से, है ना, रेट को क्या डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट के लिए बात करेंगे आप, इसका रेट बताना चाह रहे हैं रिएक्टेंट का, तो क्या होने वाला है, रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, यहाँ डिकम्पोज होगा ना। अगर आप, है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट क्या होगा, टूटते जाएगा और प्रोडक्ट बनते जाएगा। जिस तरह से आप अपने घर में, है ना, चावल को, है ना, पका करके, है ना, भात बना रहे हैं, आटे को पका करके रोटी बना रहे हैं, तो आपका चावल और आटा क्या है, रिएक्टेंट है। और उसे पका दें तो बन गया क्या, वो भात और रोटी क्या है, प्रोडक्ट है। तो आप अगर चावल रोजाना बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, चावल घट रहा है और भात उधर बढ़ रहा है। मान लीजिए लगातार सुबह से शाम तक, है ना, क्या करें आप, सुबह से शाम तक चावल को भात बनाते रहेंगे तो चावल घटते जाएगा और भात बढ़ते जाएगा। ये आपका क्या है, रिएक्टेंट घटते जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा। इसलिए रिएक्टेंट का अगर आप रेट लिखेंगे तो आप निगेटिव साइन लगा सकते हैं, निगेटिव साइन लगाएंगे। और जो क्या बताने वाला है, डिसएपियरेंस के बारे में। और यहाँ पर रेट आप प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, दोनों का रेट इक्वल ही होगा, दोनों का रेट इक्वल ही होगा, क्योंकि जितना रिएक्टेंट टूटेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए रेट इक्वल होगा, सिर्फ साइन अपोजिट होगा। ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, यहाँ पर निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन डिसएपियरेंस ऑफ, disappearance of concentration of रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, घट रहा है। और ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, अपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स आपसे आपका एग्जाम पूछ लेता है कि निगेटिव साइन का मतलब क्या समझ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है तो निगेटिव साइन हो जाएगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर बात हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देख लेना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका टू टाइप्स का है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या है, टू टाइप्स का।
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जिसे आर ए भी डिनोट करेंगे। और दूसरा है आपका ये हो गया है ना, ये आपका क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, क्या हो गया, टू टाइप्स का। एवरेज में बस एवरेज कंडीशन देख लेंगे, और इंस्टेंटेनियस में वेरी स्मॉल टाइम में, है ना। एवरेज रिएक्शन कब डिफाइन होगा, एक डेफिनिट टाइम में डिफाइन करेंगे तो क्या कहिएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। डेफिनिट टाइम में डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे आप, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और वेरी स्मॉल टाइम में डिफाइन करेंगे तब कहेंगे आप इसे क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स आप यहाँ पर देख लेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जिसे आप आर ए भी लिख रहे हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन इन इंटरवल ऑफ डेफिनिट टाइम, है ना, क्या लिखने वाले हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करें या प्रोडक्ट का, बाय चेंज इन डेफिनिट टाइम, डेफिनिट टाइम, चेंज इन डेफिनिट टाइम, है ना, चेंज इन इंटरवल इन चेंज इन डेफिनिट टाइम में यहाँ पर क्या डिफाइन कर देते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखिएगा, लिख देंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, बाय चेंज इन अ स्मॉल टाइम, है ना, चेंज इन वेरी स्मॉल टाइम। जिसे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डी एक्स बाई डी टी, है ना। इंस्टेंटेनियस जहां भी डिफाइन होता है वो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। और जहां पर आप एवरेज डिफाइन करेंगे तो डेल्टा वर्ड यूज करेंगे। और जहां पर आप इंस्टेंटेनियस डिफाइन करेंगे तो क्या यूज करेंगे, डी एक्स बाई डी टी यूज करने वाले हैं। इस तरह से आप, है ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को देखने वाले हैं। यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स यहाँ पर एक्सप्रेशन बताना है रेट ऑफ रिएक्शन के। तो एक्सप्रेशन बताने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक्सप्रेशन डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल क्या होता है, इक्वल होता है ना, सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मोल क्या होता है, इक्वल होता है। और यहाँ पर हम लोग इसे एक एग्जांपल के टर्म में देखने वाले हैं।
इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पर हम लोग इसे एक्सप्रेशन देखेंगे, तो एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे बेटा, आप जो ये कॉफिशिएंट है इसे इनवर्स में डाल दीजिए, कॉफिशिएंट को क्या डाल दीजिए, इनवर्स में। और यहाँ पर साइन निगेटिव यूज करेंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है ना, अभी हम आपको बता चुके हैं कि रिएक्टेंट के लिए साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, और प्रोडक्ट के लिए साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यूनिट सभी का एक ही रहेगा, आपका मोल लीटर, मोल पर लीटर है ना, टाइम इनवर्स इसका भी वही रहेगा, मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है वही रहेगा ना। क्या हो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, टू टाइप्स का है ना, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। अगर एक बेटा है ना, पिता का दो पुत्र है तो दोनों का टाइटल क्या होगा, पिता का ही टाइटल चलने वाला है ना बेटा, है ना, ये तो जानते ही हैं कि पिता का ही टाइटल बेटा का टाइटल होता है। इसका मतलब कि जो पिता का यूनिट होगा वही उसके बेटे का भी यूनिट होने वाला है, मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा वही रेट है ना एवरेज का होगा, और वही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होने वाला है, दोनों सेम ही होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखना चाहते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कॉफिशिएंट को इन्वर्स कर दें, रिएक्टेंट में आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन लगाएंगे, और कंसंट्रेशन को क्या करते हैं हम लोग, डी है ना, डी के टर्म में, स्मॉल चेंज होने वाला है ना, डी के टर्म में रखेंगे। हाँ, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ 3 है तो लिख देंगे 1/3, यहाँ भी साइन नेगेटिव रखें, और ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। अब प्रोडक्ट भी इक्वल होगा, इसका कॉफिशिएंट क्या देख रहे हैं, 1, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखिए या ना लिखिए, पॉजिटिव तो ऑलवेज होता है, 1/1, और यहाँ पर लिखेंगे डी A2B3 बाई डी टी। ये है एक्सप्रेशन, है ना, ये क्या है आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ है ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, डी लगा रहेगा, है ना बेटा, यहाँ पर डी लगा हुआ है, इसीलिए आप इसे क्या बोलिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यहाँ पर आप लगा देंगे डेल्टा, है ना, आप यहाँ लगा देंगे डेल्टा तो कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, आप यही काम कर सकते हैं, डी के जगह डेल्टा लगा दें, डी के जगह डेल्टा लगा दें, डी के जगह डेल्टा लगा दें, तो इसे क्या कह दीजिएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ डी लगा दिए, डी जहां भी लगता है तो क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज, और डेल्टा लग जाता है तो डेफिनेट चेंज डिफाइन करता है। और इस तरह से ये आपका एक्सप्रेशन है बेटा। और एग्जांपल देख लें यहाँ पर, और एग्जांपल देखें आप यहाँ पर, 3H2 प्लस 2N2 विल गिव आपका हो जाता है क्या, 2NH3। अगर आपसे कहेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताएं, तो आप यहाँ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बताना चाहते हैं, तो ये क्या है, 3 -1/3, रिएक्टेंट क्या है, निगेटिव होगा, DH2 अपॉन dt, फिर इक्वल हो जाएगा आपका, इक्वल करेंगे, ये क्या होगा, -1/2 dN2/dt, इक्वल हो जाएगा, ये प्लस प्लस दें या ना दें, dNH3/dt। आपका इच्छा है तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर आप और अगला एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, और किसी रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, तो आप दूसरे रिएक्शन का एक्सप्रेशन देखें। शर्त है पहले कि रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, है ना, रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और यहाँ पर आप क्या देखना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन लगाइए, और डी H2O2 अपॉन डी टी इक्वल, ये लगाइएगा, है ना, प्लस हो जाएगा 1/2 DH2O बाई डी टी, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, इक्वल, यहाँ 1/1 है, DO2/dt,
इस तरह से आप रेट बता रहे हैं, है ना। इस तरह से बेटा आप, है ना, एक्सप्रेशन के टर्म में रेट डिफाइन कर रहे हैं ना, एक्सप्रेशन के टर्म में आप रेट डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको और भी कंडीशन को, इसी रिएक्शन को हम क्वेश्चन के टर्म में आपको बता देते हैं। जैसे आपसे कहेगा कि आप, है ना, ये, है ना, ये आपको पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आप इसे लिख सकते हैं -1/3 dH2/dt इक्वल कर दीजिए -1/2 dN2/dt। आप ये लिख दिए। अब आप चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 को वहां भेज दीजिए -DH2/dt, और यहाँ हो जाएगा -3/2 dN2/dt। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये 2 को यहाँ भेज दें तो -2/3 dH2/dt इक्वल कर दीजिएगा -DN2/dt। मीन्स आप एक ही रिलेशन को, है ना, आप इसी को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। बस कॉफिशिएंट यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर आ गया, और कॉफिशिएंट यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर आ गया। इस तरह से आप रिलेशन को बता रहे हैं। बिल्कुल ये क्या है, रिलेशन सिंपल है। और इस तरह से आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि आपका ये रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है। अगर आप अगर आप इस दोनों का रिलेशन को देखना चाहते हैं तो नॉर्मल रिलेशन आपको दिख रहा है, ये क्या है, नॉर्मल रिलेशन है। और इसका दूसरा रिलेशन देखना चाहते हैं तो ये 2 को यहाँ भेज दें ऊपर, तो क्या होने वाला है, DH2O/dt। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 DO2/dt। यहाँ से आपको क्या मालूम हो रहा है, यहाँ से क्या मालूम हो रहा है कि अगर ये, है ना, हाफ है तो इसके इक्वल है। मीन्स इस 2 को यहाँ भेज दें तो इसका रेट जो है ना, H2O का जो रेट है वो O2 के रेट के दुगना है ना। यहाँ 2 लगा चुके हैं ना आप। मीन्स H2O के फॉर्मेशन, H2O के फॉर्मेशन का जो रेट है वो O2 के फॉर्मेशन से दुगना है ना। ये दुगना होगा तब इसके इक्वल है। मीन्स यहाँ ये हाफ है तब ये इक्वल है। मीन्स आप ये किसी के साथ इक्वल कर सकते हैं। आपका एग्जाम किसी भी कंडीशन में पूछ लेगा। जैसे पूछ लेगा कि ये, है ना, ये किसके इक्वल है, तो यहाँ दिख रहा है ना, ये 3 यहाँ आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। अब पूछ सकता है कि ये किसके इक्वल है, तो आप इस 2 को यहाँ भेज दीजिए तो ये ऐसा हो गया। इस तरह से ये बेटा एक्सप्रेशन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सप्रेशन लिखते समय बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कॉफिशिएंट को क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, रिएक्टेंट में साइन नेगेटिव लगा देंगे, और प्रोडक्ट में भी कॉफिशिएंट को इन्वर्स करेंगे, लेकिन यहाँ साइन क्या चलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ ऑलवेज है, उपस्थित है, पहले से ही पॉजिटिव है, साइलेंट है ना। पॉजिटिव साइन क्या है बेटा, साइलेंट में उपस्थित है। इसलिए इस तरह से ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है जो आपका एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इसके बाद बेटा यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे, यहाँ पर अब बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, या कहिए रिएक्शन रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, है ना। रिएक्शन रेट कांस्टेंट कहिए या रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, कांस्टेंट कहिए, या, है ना, कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहिए, है ना। ये आपको, आपकी इच्छा है। कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहें, सभी कुछ एक ही बात है। यहाँ पर आपको इसे, है ना, के टर्म में यूज करेंगे, है ना, इसे हम लोग के टर्म में यूज करेंगे। और ये डिफिनीशन आपसे पूछा जाने वाला है ना, इसका डिफिनीशन आपसे पूछा जाने वाला है, तो कहिएगा
ऐसे देखें, बिल्कुल इजी होगा। यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट का यूनिट आपसे पूछा जाएगा ना, तो इसके लिए बात करेंगे बाद में। पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, है ना, यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं हम लोग। पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट या रिएक्शन रेट कांस्टेंट, या कहिए कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे आप क्या कह देते हैं, के कहते हैं, के से डिनोट करते हैं। और उसका डेफिनेशन क्या होने वाला है, यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, है ना। क्या कह रहे हैं आप, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट कह रहे हैं क्या, मीन्स रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। हम आपको बताने वाले हैं रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ ऑफ रिएक्शन के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, है ना, यूनिट कंसंट्रेशन को क्या कहा जा रहा है, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन के, है ना, है ना, यूनिट कंसंट्रेशन के, है ना। यहाँ पर क्या डिफाइन होने वाला है कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट के यूनिट कंसंट्रेशन को, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है बेटा, यहाँ पर फिर से एक बार सुन ले कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट के यूनिट कंसंट्रेशन को रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट कहा जाता है। फिर से एक बार सुने, है ना, क्या कहा जा रहा है आपको कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन में, है ना, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन को यूनिट फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब 1 मोलर यूज कर लें तो उसे क्या कहा जाएगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट। अब रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ ऑफ रिएक्शन यहां पर होता है आपका, इसे लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ देखिए तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये आपको समझ में आया, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट आप किसे कहने वाले हैं, तो आप कह रहे हैं कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के यूनिट कंसंट्रेशन को, है ना, यूनिट कंसंट्रेशन को रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट कहा जाता है। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या है, तो रेट लॉ ऑफ रिएक्शन आपका क्या है, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, तो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, है ना। क्या कहा जा रहा है कि रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के गुणांक को, है ना, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के गुणांक को रेट लॉ ऑफ रिएक्शन कहा जा रहा है ना। आप रेट लॉ ऑफ रिएक्शन अगर देखना चाहते हैं, मान ले कोई रिएक्शन है,
ए प्लस बी, और ये बनाया है प्रोडक्ट, और आपको यहाँ क्या बताना चाहते हैं, रेट लॉ, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन को आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, इक्वल करके के, और उसके बाद यहाँ लिखने वाले हैं, है ना, कांस्टेंट साइन यहाँ यूज कर देते हैं, और यहाँ पर आप ये है ना कंडीशन को यूज कर लेंगे, ए का पावर, है ना, यहाँ पावर भी यूज करेंगे, कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी कॉफिशिएंट 1 है, सिर्फ रिएक्टेंट को यूज करेंगे, और बी का पावर भी 1 यूज करेंगे। ये आपका क्या है ना, क्या बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, है ना, सिंपल ढंग में आप इसे लिख सकते हैं, है ना, सिंपल ढंग में आप इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे और इनलार्ज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट का क्या है, ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन है। अगर आप रेट लॉ ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो इक्वल करके लिखेंगे के इंटू रिएक्टेंट ए का, है ना, कंसंट्रेशन इनटू रिएक्टेंट बी का कंसंट्रेशन, और कॉफिशिएंट को पावर में यूज कर देते हैं, और इस तरह से हम लोग इसे रेट लॉ ऑफ रिएक्शन के टर्म में डिफाइन करते हैं। यहाँ पर बेटा आप यहाँ पर फिर से देखेंगे, अगर रेट लॉ ऑफ रिएक्शन को आप और भी कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल देख करके, है ना, और भी एग्जाम्पल ले करके यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आपको रेट लॉ ऑफ रिएक्शन जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर एक और कंडीशन अलाउ हो जाता है ना, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते समय एक और कंडीशन डिफाइन हो जाता है, उसे भी आपको यहाँ देखना होगा। जैसे आप कोई रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं और उस रिएक्शन को आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पे भी ध्यान रखना होगा, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि रेट जो लिखाता है वो आपके क्या है, रिएक्शन के कंडीशन पे डिफाइन होता है। और जो आप रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, जैसे आप अगर लिखना चाहते हैं टू, आप लिखना चाहते हैं N2 + 3H2 विल गिव, क्या लिखना चाहते हैं आप, 2NH3। तो अगर आप रेट लॉ लिखेंगे, है ना, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, जिसे आप रिएक्टेंट में ही सिर्फ लिखेंगे, इसलिए आप इंस्टेंटेनियस में -dx/dt लिख देंगे, क्योंकि आप सिर्फ कहाँ लिखेंगे, रिएक्टेंट में। और ये आपका क्या होने वाला है, के कांस्टेंट यूज करेंगे, नहीं तो ये प्रोपोर्शन में चला जाएगा, के कांस्टेंट में यूज करेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, N2 का कॉफिशिएंट क्या है, 1, और फिर हो जाएगा आपका H2 का कॉफिशिएंट कितना है, 3, और ये है आपका क्या, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, है ना, ये क्या लिख रहे हैं आप, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर आप एक और बात को ऐड कर सकते हैं, जब आपका रिएक्शन क्या रहे, स्लो, है ना, जब ये रिएक्शन आपका डायरेक्ट क्या रहे, स्लो रहे, तब हम लोग इसे क्या कहने वाले हैं, डायरेक्ट रेट लॉ ऑफ रिएक्शन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और भी कंडीशन में आप रिएक्शन देख सकेंगे, लेकिन शर्त है कि, है ना, स्लो स्टेप रिएक्शन में, है ना, स्लो स्टेप रिएक्शन में आप यहाँ पर फिर से एक बार रेट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। रेट लॉ को एक बार और हम डिफाइन कर दे रहे हैं आपको, है ना, वो शॉर्ट फॉर्म है और ये लॉन्ग फॉर्म है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं क्या, इन स्लो स्टेप रिएक्शन
यहाँ ऐसा करें, यहाँ पर आप रेट लॉ ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन को अगर आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं तो रेट लॉ ऑफ रिएक्शन जो हम आपको पहले लिखे हैं उसी चीज को थोड़ा सा आप एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, है ना। तो रेट लॉ ऑफ रिएक्शन यहाँ पर जब डिफाइन करने वाले हैं तो यहाँ पर डिफिनीशन वही रहेगा, है ना, कि सम ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ही यहाँ क्या कहा जाता है, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। अगर इसे फार्मूला के टर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि रेट लॉ ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मीन्स यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक एग्जांपल लें और उसे डिराइव कर दें। हम आपको अभी बताए थे कि 2a प्लस 3b दिया रहे और ये रिएक्शन आपका क्या है, A2B3। यहाँ पर आपका रेट लॉ जो होता है, मान लें हो सकता है ये कॉफिशिएंट आपके रिएक्शन में भाग ना ले रहा हो, तो यहाँ पर आप कॉफिशिएंट क्या यूज करेंगे, यहाँ पर आपका कॉफिशिएंट क्या यूज होने वाला है, एक्स, और यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या यूज होगा, बाई। क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि जो रिएक्शन है आपका वो रिएक्शन क्या है, डायरेक्ट रेट लॉ ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर ही दे। इसलिए यहाँ पर रेट लॉ ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए आप क्या लिखने वाले हैं, रेट लॉ इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखने वाले हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बाई। और यहाँ पर आप कांस्टेंट, है ना, प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, रेट लॉ इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल होगा k इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर बाई, है ना। ये आपको क्या है, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन डिफाइन करता है। मीन्स आपसे रेट लॉ ऑफ रिएक्शन के टर्म में अगर बात करेगा तो आप क्या लिख देंगे, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन या कहिए माइनस डी एक्स बाई डी टी, है ना। रेट लॉ ऑफ रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, माइनस डी एक्स बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए और बी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, लेकिन ऑर्डर हमें, है ना, ये मॉलिक्यूल मालूम नहीं है कि ये 2 मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट में जाएगा या 3 मॉलिक्यूल जाने वाला है। तो यहाँ मान लीजिए एक्स मॉलिक्यूल और यहाँ मान लीजिए बाई, तो आपका जो कॉफिशिएंट बनने वाला है वो एक्स और बाई बनता है और वो पावर के टर्म में डिफाइन होता है। और इस तरह से ये रेट लॉ ऑफ रिएक्शन है। बेटा इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। थैंक यू।